कहानी का शीर्षक है खाली मकान। सावित्री देवी की यह मजबूरी ही थी कि वह वकीलन कहलाती थी। यह मजबूरी हिंदी व्याकरण के उन निगूढ़ नियमों का परिणाम थी जिसके अनुसार सेठ से शादी होते ही स्त्री सिठानी कहलाने लगती है और पंडित की पत्नी बेकसूर पंडिताइन बन जाती है। ये नियम न होते तो सावित्री देवी वकील साहब को ही सत्यवान कहलवा लेती, ऐसी प्रबला अबला थी वे। वकील साहब की आमदनी खूब थी। वे एक बड़े बंगले में रहते थे जिसके भीतर सावित्री देवी का अखंड राज्य था। पहले वकील साहब बंगले के एक कमरे में ही बैठते थे, वही उनका दफ्तर था। उसी के पास के कमरे में वकीलन पूजा करती थी। 2-3 घंटे सुबह खूब जोर से स्तुति गाती और शंख खड़ियाल बजाती। वही समय वकील साहब का मुवक्किलों से मिलने का था। जब उन्होंने देखा कि वकीलन के परोक्ष भगवान की स्तुति के सुरों में उनके इन प्रत्यक्ष देवताओं का जोर डूबने लगा है, तब उन्होंने फाटक के पास ही दफ्तर बनवाया और वहीं बैठने लगे। सावित्री देवी को वैसी ही शांति मिली जैसी पुर्तगालियों के गोवा छोड़ देने पर भारत सरकार को मिलेगी। सावित्री देवी को घर में कुछ काम नहीं था, इसलिए उन्हें वे 2 काम करने का समय मिल जाता था जिनके लिए गृह देवियां अक्सर समय नहीं निकाल पाती। वे सवेरे 2-3 घंटे देव पूजा कर लेती थी और दोपहर को अपने बरामदे में मोहल्ले की स्त्रियों की पंचायत जोड़ लेती थी, जिसमें 2-3 घंटे तक हाजिर की प्रशंसा और गैर हाजिरी की निंदा होती थी। यहाँ एक काम और होता था। बदनामियों का कारखाना खुला था जिसमें रोज अच्छे किस्म का माल बनकर समाज में मुफ्त बनता था। लोग अपना कच्चा माल यहाँ सौंप जाते और दूसरे दिन उसका बढ़िया पक्का माल बनकर बंटने लगता। जैसे किसी ने आकर यहाँ सूचना दी कि फलां स्त्री फलां पुरुष से बात कर रही थी, एक कच्चा माल हुआ। पक्का माल बनकर जो बंटेगा वो ये होगा कि वह स्त्री उस पुरुष के साथ भाग गई। जैसे आंधी से निकल जाने के बाद चिड़िया अपने अपने घोंसले से निकलकर जमीन पर फुदकने लगती है, वैसे ही पदियों के दफ्तर चले जाने के बाद मोहल्ले की स्त्रियां वकीलन के बरामदे में आ इकट्ठी होती और 2-3 घंटे ये दरबार आबाद होता। नियमित रूप से आने वाली थी पड़ोसी वकील रघुनंदन की दूसरे विवाह की पत्नी कमला, जो अपनी अलहड़दा को बरबस पति की 40 साल की प्रौढ़ता की चादर से ढांकने का सफल प्रयत्न करती थी। दूसरी थी जिला कचहरी के बड़े बाबू प्यारेलाल की पत्नी सुभद्रा, जिसके 5 बच्चे थे और खैर फिलहाल 5 ही थे। इनमें से 3 मादा के सिर पर तांडव नृत्य करते इस दरबार में साथ ही पधारते थे। कौशल्या सिठानी थी, जिसके पतिव्रत धर्म की चर्चा सारे मोहल्ले में दबी जबान होती थी। और जमुना कहारिन भी थी, जो इन सबके घर में काम करती थी। एक दिन इस महिला मंडल में बड़ी उत्तेजना व्याप्त थी। कारण था एक छोटा सा पत्र जो थोड़ी देर पहले एक आदमी वकीलन को दे गया था। पत्र का मजमून ये था, प्रिय बहन, मैं आपसे एक ज़रूरी काम से मिलना चाहती हूँ। मैं आज लगभग 3 बजे आपके बंगले पर आऊँगी। आशा है आप उस समय मिलने की सुविधा कर दे सकेंगी। आपकी बहन भुवन मोहिनी वर्मा। इस पत्र ने बड़ी हलचल मचा दी थी। सावित्री देवी कह रही थी, न जाने किस काम से मिलना चाहती है। मैं तो ऐसी उल्टा का मुंह देखना भी पाप समझती हूँ। कमला ने कहा, ये वही भुवन मोहिनी है ना,
जिसके बाबू नरेंद्र कुमार वर्मा से मुकदमा लड़कर अपने और बेटे के लिए परवरिश ले ली है? सावित्री ने कहा, हाँ हाँ वही है। हमारे यहाँ उन्होंने ही तो उसका केस लड़ा था। न जाने कहाँ से आई और बेचारे नंद कुमार बाबू पर जादू सा कर दिया। लड़का हो गया तो दावा कर लिया। कौशल्या सिठानी ने घृणा से कहा, ऐसी स्त्री का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। देखो भला, ब्याहता पति को तो त्याग दिया और दूसरे के घर आकर पड़ गई। जैसे पति भी कोई कपड़ा हो, एक छोड़ दूसरा पहन लिया। जमुना कहारी ने कहा, लेकिन भाई सुनते हैं उसका ब्याहता घरवाला उसे बहुत पीटता था, शराबी जुआड़ी था, इसलिए इसने छोड़ दिया। सिठानी बोली, अरे कैसा भी हो, मगर स्त्री का क्या यह धर्म है कि छोड़कर चली जाए? इसे तो देखो, किस डांट से नाम के आगे वर्मा लगाती है, जैसे वर्मा साहब के साथ 7 फेरे फिरे हो। जमुना फिर बोली, बाय, वह कहती है कि उसका वर्मा साहब से विवाह हो गया है। भगवान के सामने उनका हाथ पकड़कर वर्मा साहब ने कसम खाई थी। फिर जब लड़का हो गया तो परवरिश करने में भी आनाकानी करने लगे। बस इसने नालिश कर दी। बेचारी गरीब अपना और बेटे का पेट कैसे भरती? कौशल्या के पास उत्तर नहीं था। बात पलटी, मगर ये आदमी भी कैसे होते हैं भला? वर्मा साहब को किस बात की कमी थी? अच्छी स्त्री, सुंदर बाल बच्चे, लाखों की आमदनी, लेकिन इन चुड़ैल के चक्कर में आ गए। कमला अपने अनुभव के आधार पर ही बोली, बहन जी, आदमियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। घर का गंगा जल नहीं पिएंगे, दूसरे के नाबदान में मुंह डालते फिरेंगे। सुभद्रा बोली, कमला, तू तो अभी लड़की ही है, तू क्या जाने। देख, सब आदमी एक जैसे नहीं होते। हमारे यहाँ मुन्ना के बाबूजी भी तो आदमी ही है, किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। परी भी सामने से निकले तो भी गर्दन ऊंची नहीं करते। पदियों का प्रसंग चल पड़ा तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। सुभद्रा की बात सुनकर सावित्री ने भी पति के शील की गीदा खोली। बोली, हमारे यहाँ वकील साहब भी कभी गलत राह नहीं जाते। घर से कचहरी और कचहरी से घर, न किसी के हंसी मजाक से मतलब, न यहाँ वहाँ की घुमाई से। परी भी आकर खड़ी हो जाए तो आंखें उठाकर नहीं देखेंगे। हमारे पड़ोस के उस मकान में ऊपर के खंड में एक कोई आ बसी थी, बड़े बनाव सिंगार से रहती। वकील साहब का कमरा सामने ही पड़ता है। ये ऊपर पहुंचते ही वह खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती। एक दिन वे मुझसे बोले कि कमरे की इस तरफ वाली खिड़की बंद ही रखो, वो अच्छी औरत नहीं मालूम होती। वकीलन ने गर्व से सबकी ओर देखा और तनिक सकुचा कर बोले, कचहरी से सीधे घर आते हैं। इधर कुछ दिनों से रामकृष्ण आश्रम जाने लगे हैं। कचहरी से लौटते वक्त रास्ते में एकाध खंडे रामकृष्ण आश्रम में ज्ञान चर्चा करते हैं और दीन दुखियों की सेवा करते हैं। सिठानी ने पूछा, इस आश्रम में कोई ऋषि मुनि रहते होंगे? सावित्री ने कहा, नहीं, यह वैसा आश्रम नहीं है। रामकृष्ण परमहंस एक बड़े संत हो गए हैं। उन्हीं के नाम से जगह जगह आश्रम खुले हैं, जिनमें ज्ञान चर्चा होती है और दीन दुखियों की सेवा होती है। वकील साहब कचहरी से लौटते में एकाध खंडा वहाँ बैठते हैं। कहते हैं कि वहाँ मन को बड़ी शांति मिलती है। वकील ने घड़ी की ओर देखा और बोली, लो, 2:30 बज गया, वो आती ही होगी, मैं ज़रा कपड़े बदल डालूं? कौशल्या बोली, हाँ वकीलन साहब, बहन, कपड़े ज़रूर बदल डालो, सुना है उसे अपने रूप का बड़ा गर्व है। सावित्री भी इधर गई।
थोड़ी देर बाद सुंदर वस्त्राभूषणों से सजकर बाहर आई और लजाती हुई बैठ गई। सिठानी बोली, क्या रूप पाया है तुमने बहन, मेरी कसम आंख नहीं ठहराती। जो जो उम्र बढ़ती जाती है रूप निखरता ही जाता है। सावित्री ने लजाते हुए प्रशंसा स्वीकार की। फिर पान का बीड़ा मुंह में दबाती हुई जमुना से बोली, देख जमुना, एक चटाई लाकर उधर दूर बिछा दे। मैं उसे इसी दरी पर नहीं बिठाऊंगी, सब घर को छूत नहीं लगाऊंगी। जमुना ने चटाई बिछा दी। ठीक 3 बजे भुवन मोहिनी चटा बिखेरती आ पहुंची। वो वास्तव में भुवन मोहिनी थी। मोहक रूप और उस पर सुरुचिपूर्ण सुंदर वस्त्र। किसी तपस्वी का तब भंग करना होता तो नारद भी इंद्र को सलाह देते कि लाखों वर्षों की बूढ़ी उर्वशी और मेनका के बदले भुवन मोहिनी को ही भेजो। उसे देखते ही सावित्री देवी का मुख और वस्त्रों का रिंग एक साथ ही उड़ गया। उसकी सहज स्वाभाविक चाल में बड़ी निर्भयता थी, मुख पर आत्मविश्वास था। वह निसंकोच भाव से आकर सावित्री देवी के ठीक बगल में बैठ गई। शेष स्त्रियां उठकर उस चटाई पर बैठ गई। सामान्य बातचीत के बाद वह बोली, बहन जी, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया कि मुझे एक अच्छा सा मकान चाहिए। आपके मकान का एक हिस्सा खाली है, अगर आप मुझे किराए पर दे दे तो बड़ी कृपा हो। सावित्री देवी यह सुनकर चकित हो गई। मकान का एक हिस्सा उन्होंने 3-4 दिन पहले खाली कराया था। उसमें भरा हुआ पुराना सामान एक अलग कमरे में रखवा दिया था। पति पत्नी ने सोचा कि इतना बड़ा मकान खाली पड़ा है, किसी भले आदमी को दे देंगे तो पड़ोस हो जाएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। उन लोगों ने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की थी। उनकी बैठक में रोज बैठने वाली उन स्त्रियों को भी अभी तक इस योजना का आभास नहीं हुआ था। वकीलन सोचने लगी कि इस भुवन मोहिनी के पास क्या कोई जादू है कि लोगों के मन की बात जान लेती है। उन्होंने कहा, ऐसा तो हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने आज तक मकान किराए पर नहीं दिया। भगवान की दया से हमें कोई कमी नहीं है जो मकान किराए पर उठावे। भुवन मोहिनी बोली, भला आपको क्या कमी है? वकील साहब, सरीखी प्रैक्टिस तो शहर में किसी की नहीं है, फिर भी एक हिस्सा आपने खाली कराया है, उसे किसी को तो देगी ही। मुझे ही दे दे। सावित्री को और परेशानी हुई। कुछ चिढ़कर बोली, किसने कहा आपसे कि हमें मकान किराए से देना है? बड़ी मुसीबत है, हमारे मुंह से बात तो निकली नहीं है, आप लेने आ पहुंची। भुवन मोहिनी बड़ी दीनता से बोली, आपकी मर्जी है, मैं तो बड़ी दुखिया हूँ। सोचती थी कि आप जैसे लोगों के पड़ोस में रहूंगी तो बच्चे को पढ़ाकर किसी योग्य बना दूंगी, लेकिन आप शायद मुझे मकान देना नहीं चाहती, मैं बुरी हूं ना। सावित्री देवी इस विनय से कुछ नरम पड़ी, बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो जो किराया देगा उसी को मकान देंगे। असावधानी में यह बात उनके मुख से निकल गई। भुवन मोहिनी को पैर जमाने के लिए आधार मिल गया। तुरंत बोली, तो आखिर किराया कितना रखा है आपने उसका? मकान का वो छोटा हिस्सा मुश्किल से 40 रुपये किराए का होगा। पर सावित्री ने सोचा कि यह बड़ी संपन्न बनती है, इसकी परीक्षा ही हो जाए और शायद इतना किराया सुनकर वह खुद ना ही कर दे तो झंझट ही मिट जाए। इसलिए उन्होंने दुगना करके बताया, 80 रुपये से क्या कम होगा? भुवन मोहिनी ने एकदम बटुए में से 100 रुपये का नोट निकाला और उनके हाथ में देती हुई बोली, कोई बहुत नहीं, ये लीजिए एडवांस, मैं 2-4 दिन में यहाँ आ जाऊंगी। सावित्री चकित खड़ी रही। उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इस स्थिति के लिए वे तैयार नहीं थी।
उन्हें मुंह मांगा दुगना किराया मिल रहा था। अब उनसे लौटाते नहीं बनता था। फिर 80 रुपयों का लोभ भी उन पर सवार हुआ। लेकिन ये स्त्री उन्हें बहुत बुरी लगती थी। वे उसे पड़ोस में नहीं रहने देना चाहती थी। फल कौन कुलवधु रूपवती पड़ोसिन चाहेगी। परंतु उन पर कैसे जादू हो गया था। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है। नोट उनके हाथ में लटक रहा था। वे बड़ी परेशान थी कि ये क्या हो गया। सबसे अजरज बात उन्हें ये लग रही थी कि इसने मकान किराए से देने की बात कैसे जानी। वे बोली, तुम बड़ी अद्भुत हो बहन। तुमने कैसे जान लिया कि हमें हिस्सा किराए से देना है। सच बताना, तुम्हें कसम है। भुवन मोहिनी ने सहज ही कह दिया, कल वकील साहब ही ने जिक्र किया था। सावित्री जैसे आसमान से गिरी। बड़ी देर तक वे आंखें फाड़े चेतनाहीन सी खड़ी रही। फिर टूटते हुए स्वर में पूछा, वे तुम्हें कहाँ मिल गए। भुवन मोहिनी ने उसी तरह निसंकोच भाव से कहा, वे मुझ अभागिन पर बड़े कृपालु है। वे न होते तो मैं ये मुकदमा कैसे जीतती। वे आजकल कचहरी से लौटते वक्त मेरे यहाँ आ जाते हैं। चाय वहीं पीते हैं, एकाध घंटा बैठते हैं। देवता पुरुष है। अनुभव दरिद्र कमला ने चौंक कर कहा, लेकिन वे तो कहते हैं कि रामकृष्णाश्रम। सावित्री ने आंख तरेर कर कमला को चुप किया। भुवन मोहिनी चली गई। सावित्री न जाने कब तक उसी तरह मूर्तिवत नोट हाथ में लिए खड़ी रही। उनकी सब पड़ोसने एक एक कर खिसक गई। भुवन मोहिनी अब कहाँ रहती है जी। वो बेचारी अपने उसी पुराने मकान में रहती है।